हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे मैथ्स में स्वागत है। और आज आपके लिए फिर से एक बार बीपीएससी के 63वीं के सारे मैथ्स का डिस्कशन लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और पेन और कॉपी उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। 4 क्वेश्चन हम पहले से लिख रखे हैं, इस चारों का पहले अच्छे से डिस्कशन देखेंगे। उसके बाद जो भी और बाकी क्वेश्चन बचे हैं सारे का डिस्कशन भी हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका रिमाइंडर थ्योरम से है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे यदि टाइम भी लगे तो टाइम दे के इसको समझना है। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेष फल यानी कि रिमाइंडर कितना मिलता, 47। तो एक संख्या नंबर ले लिए, इसको भाग लगा दिए 342, रिमाइंडर कितना मिला, 47। चलो ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि यदि उसी संख्या को, संख्या चेंज नहीं हुआ, संख्या वही है, उसी संख्या को 19 से भाग लगाए तब आपका एक नया शेषफल, नया रिमाइंडर क्या मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, थोड़ा उसको समझते हैं आराम से। संख्या पे कोई चेंज नहीं, पहली बार में जो संख्या है दूसरी बार में वही संख्या, लेकिन यहाँ पे डिवाइजर चेंज हो रहा है। पहले केस में डिवाइजर कितना है, 342, दूसरे केस में क्या है, 19। ये पहला डिवाइजर जो है दूसरे डिवाइजर से पूरा पूरा कटेगा। देखिए ये कटेगा, कितना बार में कटेगा बुआ, 18 बार में कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब पहला डिवाइजर दूसरा डिवाइजर से पूरा पूरा कटे तो आपको कुछ नहीं करना है। इस 19 में क्या कीजिए, 19 से 47 में ही भाग लगा लीजिए। तो 47/19 ये 2 बार में लगेगा और रिमाइंडर कितना आ गया, 9। ये रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 9। देखिए रिमाइंडर थ्योरम बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसमें सवाल हर एक वेराइटीज़ के सवाल मिलते हैं। यदि इसको अच्छे से पढ़ा जाए तो इस टॉपिक को पढ़ने में कम से कम 4 से 5 क्लास लगता है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे इतना आपको याद रखना कि पहला डिवाइजर दूसरे डिवाइजर से पूरा पूरा कटे तो आप क्या कीजिए, इस 19 से 47 में भाग लगाइए। ये जो कट के डायरेक्ट आपका जो रिमाइंडर मिलेगा वही आपका क्या है, सेकंड रिमाइंडर है। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठता है कि यदि पहला डिवाइजर, पहला भाजक दूसरे भाजक से नहीं कटेगा तो क्या होगा। नहीं कटेगा तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल बता देते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर दिए, इसका आंसर कितना आया, 9। जैसे मान लिया जाए कि कोई नंबर है, ठीक है, 142 से भाग लगाए तो एक रिमाइंडर आपका कितना मिला, 52 मिला। यदि उसी संख्या में मान लिया जाए कि 17 से भाग लगा लिए, 13 से भाग लगा लिए, तो यहाँ से पता चलेगा क्या कि दूसरा रिमाइंडर निकालिए तो ये नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि 142 13 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। जब ये पूरा पूरा 13 से नहीं कटेगा तो इसका आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड। इसका आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना है कि पहला डिवाइजर दूसरे डिवाइजर से कटे, पूरा पूरा कटे, तो ये जो आपका सेकंड वाला डिवाइजर है इसमें भाग लगा के आप रिमाइंडर को अच्छे से निकाल सकते हैं। क्लियर? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, परसेंटेज प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे, सीपी पे। जब कभी भी लाभ या हानि का कैलकुलेशन करना हो वो हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा। किस पे होगा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी पे होगा। कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि लाभ या हानि आप एसपी पे निकालते हैं, एसपी पे निकाला ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 20% दे रखा है बुआ, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। मतलब ये हुआ कि सीपी कितना यूनिट है, 5 यूनिट, 1 यूनिट का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो एसपी यहाँ से कितना हो गया, बोलिए 6 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि उसके विक्रय मूल्य को दुगुना कर दे, दुगुना दाम पर बेचे, तो अब कितना हो गया, 12 यूनिट, ठीक है। अब एसपी कितना हो गया, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का एसपी है और सीपी 5 यूनिट का, तो प्रॉफिट तो ले ही ले रहे हैं, 7 यूनिट का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो यहाँ से जब लेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट, 7 का प्रॉफिट कितना से, 5 से, गुना में 100 कर लीजिए, 20 से कट जाएगा, 20 7 140, यानी कि 140% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नोट कीजिए इसको। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग देखे बहुत अच्छे से, तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
ये बीपीएससी 63वीं है, थोड़ा ध्यान से। हम तो बोले ही हैं कि सारे क्वेश्चन को डील करवा देंगे, इसमें कुछ नहीं करना था। परसेंटेज प्रॉफिट ले लेना है, ये परसेंटेज प्रॉफिट सीपी पे लेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/5, क्योंकि सीपी पे लेते हैं तो नीचे वाला क्या हो गया सीपी, सीपी 5 यूनिट 1 का लाभ, यानी कि 5 रुपया का सामान है, 1 रुपया का लाभ रख के बेचे तो कितना में बेचे 6 में, ये 6 में इसका पहला विक्रय मूल्य, लेकिन बोला कि अब सामान को 2 गुना में बेच रहे हैं तो 6 दूना 12 में बेचे, तो 12 में बेचे तो यहाँ पे लाभ लिए ना, 7 रुपया का सामान है, बेचे 12 रुपया में तो 7 रुपया का क्या हो गया लाभ हो गया। तो 7 रुपया का लाभ लेंगे किस पे, 5 पे, सीपी पे 7/5। अब परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 140%। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको पहले मिटा लें हम लोग। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, तो 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 2/3। तो खर्च जो होता है आय होगा तभी तो खर्च होगा, इसका मतलब ये हुआ कि खर्च किस पे लेंगे आय पे। तो आय हो गया आपका 3 यूनिट और खर्च कितना हो गया 2 यूनिट। तो बचत यहाँ से बात करेंगे तो बचत कितना हो जाता है, तो बचत हो जाएगा 3 माइनस में 2 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि बचत कितना है 1200 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 1200 रुपया। क्योंकि यहाँ से आपका पूछ रहा है कि उसका मासिक खर्च कितना है, तो खर्च तो 2 यूनिट है, तो यहाँ से खर्च जब ले लेंगे तो खर्च बराबर में 2 गुना 1200, कितना आंसर हो जाएगा 2400 रुपया। एक चीज़ आप लिख लीजिएगा, आय जब निकालने का हो तो आय बराबर में क्या होता है खर्च प्लस में बचत, ये आपका डायरेक्ट क्या देगा आय देगा, ठीक है। लेकिन यदि आपको खर्च कभी निकालना हो तो खर्च क्या कीजिए, आय टोटल आय में से टोटल बचत को घटा लीजिए, यह क्या देगा खर्च देगा। और यदि आपको बचत निकालना हो तो बचत निकालने के लिए आय में से टोटल इनकम में से टोटल खर्च को घटा लीजिए, टोटल क्या दे देगा बचत। ये 3 चीज़ को अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, 66.2/3% को फ्रैक्शन में तोड़े 2/3, मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति का टोटल इनकम 3 यूनिट है, 3 यूनिट में से 2 यूनिट खर्च कर दिया तो बचत कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1 यूनिट, और यही बचत 1200 रुपया के बराबर है। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1200 रुपया। आपसे पूछा क्या कि खर्च कितना है, तो खर्च हुआ 2 यूनिट है, 2 गुना 1200 कितना हो जाएगा 2400 रुपया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। किसी को स्पेशल कंटेंट चाहिए, कोई स्पेशल चैप्टर्स चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके लिखिए, हम आपके लिए स्पेशल उस चैप्टर का डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। जो भी बीपीएससी के कैंडिडेट्स हैं जो इस बार फॉर्म आज से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, 30 तारीख है आज, 30 तारीख से फॉर्म भरा रहा है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपका बीपीएससी का प्रिपरेशन अच्छे से हो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, 11 और 90 के बीच में कितनी संख्या है जो 7 से पूरा कटेगी, 7 से भाग लग जाएगा। तो 11 और 90 के बीच, 11 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 तो कटता है 7, 14 के बाद 21 भी कटेगा, 28 भी कटेगा, 100 आगे बढ़ते बढ़ते क्या लास्ट में 84 भी कटेगा, 12 सत्ते 84। देखिए 90 से पहले लास्ट क्या है 84। तो वही पूछ रहा है कि इसमें कितनी संख्याएं हैं, 11 से 90 तक में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरा कटेगा। बेटा यहाँ पे ये सीरीज आ गया, ये क्या आ गया एक प्रकार का सीरीज आ गया। किसका सीरीज आ गया, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, अरिथमेटिक एपी का सीरीज है। तो एपी का nth टर्म का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, यही फॉर्मूला होता है। एपी के nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, जहाँ पे a क्या होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, सीरीज का पहला नंबर, वही क्या होता है फर्स्ट टर्म। d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, दूसरे नंबर में से पहले नंबर को घटाइए, क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। tn का टोटल लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है 4, और आपसे n का मान पूछा, तो यहाँ से रख दीजिए, क्या हो जाएगा 84 बराबर में a की जगह पे 14
प्लस में n तो निकालना ही है, d के जगह पे 7, ये घट जाएगा 70, 77 बटा बराबर में 7n, इसलिए n का मान कितना हो गया 11। कौन सा ऑप्शन है? ई नंबर है, नोट कीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, 7 दिनों में कर सकते हैं, और तथा उसी काम को 10 बच्चे 14 दिनों में कर सकते हैं, 14 दिनों में कर सकते हैं। 5 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऑप्शन हम लिख देते हैं, ठीक है। 6 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 4 दिन। चलिए पहले क्वेश्चन को लिखिए आप लोग। चलिए टाइम एंड वर्क का सवाल है। क्वेश्चन में क्या बोला कि 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। एक काम है, 10 महिला मिलती है और 7 दिनों में कर लेती है, यानी कि 10 वोमेन मिलकर एक काम को 7 दिनों में किया, तथा उसी काम को 10 बच्चे 14 दिनों में कर सकते। काम सेम है, काम में कोई अंतर नहीं है कि वो अलग काम है वो अलग नहीं। जितना काम 10 महिलाएं मिलकर 7 दिनों में करती है, उतना ही काम 10 बच्चे मिलकर 14 दिनों में करते हैं। तो 10 चाइल्ड मिलकर 14 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब देखेंगे तो थोड़ा सा इसको काट कूट कर लीजिए। 7 दूना 14, ये 10 हो गया। तो ये डेज भी काट लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वोमेन और चाइल्ड 2/1, ये क्या निकला? तो एक महिला और एक बच्चे का एफिशिएंसी निकला। मतलब ये हुआ कि एक महीने का एफिशिएंसी 2 यूनिट है और एक बच्चे का अपना एफिशिएंसी कितना है? 1 यूनिट है। तो यहाँ से पहले टोटल वर्क ले लीजिए कि वर्क करना कितना है। तो टोटल वर्क यहाँ और यहाँ सेम ही आएगा। तो 10, एक महिला का एफिशिएंसी कितना? 2, और यहाँ पे कितना दिन तक किया? 7 दिन तक। कितना हो जाएगा? 140 पीस टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है? 140 पीस है। अब बोला कि 140 पीस काम को कैसे करेगा? 5 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर। एक महिलाएं का अपना एफिशिएंसी कितना है? 10। तो 5 महिलाएं का कितना हो जाएगा? 10, और एक बच्चे का एफिशिएंसी कितना है? 1। तो 10 बच्चे का कितना हो जाएगा? 10। 20 के रेट से डेली काम होगा। तो टाइम यहाँ से जब लेंगे तो टाइम टोटल काम कितना है? 140। तो 5 महिला और 10 बच्चे मिलके एक दिन में 20 पीस काम करेंगे। तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा? 7 दिन में। कितना दिन में? 7 दिन में। नोट कीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं, अच्छा वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक क्वेश्चन क्या बोला है? एक
एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकता है नहीं, नौकायान कर सकता है, नौकायान कर सकता है यदि 1:1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर किसी लिखा हुआ है, किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए 50 मिनट का समय लगता है, 50 मिनट का समय लगता है, तो उस स्थान की दूरी कितनी है? उस स्थान की दूरी कितनी है? चलिए इसको नोट कीजिए, ऑप्शन इसका ज़रूर लिख लीजिएगा। 3 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 4 किलोमीटर, तीसरा है 2 किलोमीटर, चौथा है 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर। चलिए ये एक क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये बीपीएससी ही नहीं, अदरवाइज़ आप दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी बात करें, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, वहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बोट एंड स्ट्रीम का। तो कोशिश कीजिए कि इसको अच्छे से समझें, आखिर इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन क्या बोला कि 2 स्थान है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। एक व्यक्ति जो कि स्थिर पानी, स्टिल वाटर में वो नौकायान कर सकता है, कितना के स्पीड से? 7.5 किलोमीटर पर स्पीड, 7.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पानी स्थिर है, यहाँ पे पानी क्या है? स्थिर। एक आदमी तैर रहा है, कितना के स्पीड से? 7.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। लेकिन यदि पानी का भी कुछ स्पीड दे दे, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर का भी अपना स्पीड दे दे, तो यहाँ पे दे देते हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर, वो कितना है? 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें होता है क्या, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब कोई व्यक्ति धारा के साथ बहता है तो व्यक्ति की चाल और धारा की चाल दोनों क्या होगा? जुट जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि पानी में कोई चीज़ बहते हुए चला जाता है, मतलब ये हुआ कि उस वस्तु का भी अपना भी चाल और उस धारा की चाल, दोनों का चाल जुट के तब वो क्या हो रहा है? बह रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि धारा के विपरीत चलेगा, यानी कि जो उसमें करंट है, पानी का जो फ्लो है उसके विपरीत चलेगा, तो क्या होगा? उसके स्पीड में धारा का जो स्पीड है वो घट जाएगा। मतलब ये हो कि स्पीड उसका कम हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि आप स्टील में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहे हैं, तो धारा के साथ क्या होगा? ये दोनों जुट जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी कि 7.5 8 1 9 के स्पीड से चलेंगे। लेकिन जब धारा के विपरीत चलेंगे तो ये जो धारा का यानी कि स्पीड ऑफ वाटर जो है ये 1:1/2 वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? चलिए अब इसको हम बना रहे हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे बात करें तो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है? डी है, और हमको पता है कि v बराबर में क्या होता है? d/t, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। अब हमको यहाँ से टाइम निकालना है तो d बाय क्या कर दें? v। चलिए ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है बुआ? d है। यदि धारा के साथ चलेगा तो दोनों का स्पीड जुट जाएगा, तो 7.5 और आधा 8 1 9 हो गया प्लस। उसके बाद धारा के विपरीत आएगा, तो ये जो धारा का अपना स्पीड है वो घट जाएगा, तो d बाय, क्योंकि स्पीड आपका जो डिस्टेंस है d गया और d वापस आएगा, तो dd आपको लेना पड़ेगा। d बाय कितना हो जाएगा?
तो आपका 6 हो गया। और ये टोटल टाइम टेकिंग कितना है 50 मिनट, इसको घंटा में लेके चले जाइए कितना हो जाएगा 5/6 हो गया। अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 18, तो 2D प्लस में 3D बराबर में क्या हो गया 5/6, ये भी कट गया, यानी कि ये है आपका कितना 5D बटा ये क्षेत्रीय 18 है, ठीक है ना। तो ये 3 हो गया बराबर में कितना आ गया 5/1, ये भी कट गया, तो D बराबर में क्या हो गया 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस यहाँ से क्या निकला 3 किलोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश किए हैं समझाने का, आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन दे रखा है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4624 रुपया तथा 3 वर्ष में 4913 रुपया हो जाती है, 4913 रुपया हो जाती है, तो वह राशि निकालें। चलिए इसका ऑप्शन हम लिख देंगे 4240 रुपया, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 4624 रुपया। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 4096 रुपया। चौथा ऑप्शन है आपका 4346 रुपया। और लास्ट पांचवा ऑप्शन है 4406 रुपया। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे थोड़ा समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि एक कोई मूलधन, एकदम ध्यान से समझिएगा, कोई प्रिंसिपल है 2 वर्ष में कितना हो गई 4624 रुपया। ये 4624 रुपया है क्या, तो मूलधन P मिला हुआ है, ठीक है, 4600 रुपया है क्या, तो मूलधन P मिला हुआ है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिला। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4624 रुपया है क्या, तो टोटल अमाउंट है, टोटल क्या है अमाउंट है। फिर बोला 3 वर्ष में, तो 2 वर्ष पहले ले चुके हैं, तो 1 वर्ष बाद में हो गया, ठीक है, कितना हो गया, तो 4913 रुपया। अब 4913 और 4624 का डिफरेंस ले लीजिए, तो डिफरेंस बुआ आ जाएगा 289 रुपया। अब ये 289 का ये क्या मिला, तो ब्याज मिला। ये क्या मिला, ब्याज मिला। कितना साल में, 1 साल में। कितना पे, तो 4624 पे। ये कट जाएगा 1/16 बार में। ये कितना बार में कट गया, 1/16 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तर्क वाला बात समझिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि P जो रुपया था उसमें ब्याज 2 साल का लग के अमाउंट कितना हो गया 4624 रुपया। P रुपया जो था 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लग के क्या हो गया 4624 रुपया। और ये आपका क्या दिया, एक प्रकार का रेट दिया। 1/16 आपका क्या है, एक प्रकार का रेट है। मतलब ये हुआ कि 16 के प्रिंसिपल पे 1 साल में 1 साल का कितना ब्याज मिला, 1 यूनिट ब्याज मिला। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा इसको हम मिटा दें, ऊपर वाला अच्छे से समझिएगा। देखिए हम ये कह रहे हैं, हम कोशिश क्या कर रहे हैं आपको समझाने की, एकदम ध्यान समझिएगा। ये फ्रैक्शन मान है रेट का, रेट का ये क्या है, फ्रैक्शन मान है। 1/16 क्या है, फ्रैक्शन मान है। इसका मतलब ये हुआ कि रेट जो चलता है किस पे, प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल 16 यूनिट है और 1 साल में 1 यूनिट का ब्याज मिला। बेटा यहाँ पे आराम से समझिएगा कि प्रिंसिपल 16 यूनिट है और 1 यूनिट ब्याज जोड़ देंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा 17 यूनिट। 2 साल का चर्चा किया है तो स्क्वायर कर लीजिए, 3 साल का चर्चा करता तो क्यूब कर लेते, 4 साल का चर्चा करता तो पावर 4 ले लेते। ये कितना हो जाएगा 256 और ये क्या हो जाएगा
289 और 2 साल में टोटल अमाउंट कितना मिला 4624 रुपया। ये 289 से 4624 16 बार में कट जाएगा और 256 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रिंसिपल कितना दे देगा 4096 रुपया। क्या दे देगा 4096। आप कहेंगे सर कैसे आप पकड़े, हमको पता था कि 6 गुना 6 छः 36 देगा, तो 36 वाला एक ही ऑप्शन है। अच्छा 3 ऑप्शन है, लेकिन आपका राइट ऑप्शन क्या है 4096 रुपया। नोट कीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। समझ में आया, ये सीआई का क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से ये क्वेश्चन एक अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। एक व्यक्ति 20 रुपया मूल्य के शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है। वह अपने धन पर 12% का ब्याज चाहता है तो प्रति शेयर का बाजार भाव बताएं। तो प्रति शेयर का बाजार भाव बताएं। 18 रुपया, 15 रुपया, 21 रुपया, 25 रुपया और लास्ट ऑप्शन है 20 रुपया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक व्यक्ति 20 रुपये के मूल्य का शेयर खरीदता है और वो 9% लाभांश अदा करता है, लाभांश अदा करके खरीदता है। लेकिन वो चाहता है क्या कि वह जो भी अपना रुपया लगाया है, धन लगाया है, उस पे 12% का ब्याज प्राप्त हो। तो बोला क्या कि वह प्रति शेयर बाजार का मार्केट भाव क्या होगा। अब ये बताइए कि 20 रुपया के शेयर पे कितना का लाभांश ले रहा है 9 रुपया का लाभांश अदा कर रहा है। मान लिया जाए कि वह जो अपना धन लगाया x रुपया, उसमें कितना % का वो खोज रहा है, तो 12% का ब्याज खोज रहा है। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म, ये क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12। ये 20 कट जाएगा 5 बार में 4 से, तो x का मान कितना हो जाएगा 15 रुपया। यानी कि वह जो आपका प्रति शेयर मार्केट का जो भाव होगा वो क्या होगा 15 रुपया होगा। तब जाके वो जितना भी धन लगाएगा उस पर 12% का उसको क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसको। चलिए समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 2 क्वेश्चन और है, 8 क्वेश्चन अभी तक में कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है पार्टनरशिप से। एक व्यापार में ए 76,000 रुपया का निवेश करता है। कुछ माह पश्चात
कुछ माह पश्चात उसमें बी 57,000 रुपया के साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:1 के अनुपात में उनमें बांटा जाता है। बी कितने माह बाद जुड़ा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका पहला ऑप्शन है 6 मंथ, दूसरा है 4, तीसरा है 3, चौथा है 8 और पांचवा है 5। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा कि एक व्यापार को स्टार्ट किया कौन? ए। एक व्यापार को स्टार्ट किया कौन? ए। कितना रुपया के साथ? 76 रुपया के साथ। 0 को हटा दीजिए। और कुछ महीना जब बीता तो उसमें बी भी क्या किया? पार्टिसिपेट किया उस व्यापार में। कितना के साथ? 57 रुपया के साथ। ये 0 और ये 0 क्या किए? ख़त्म कर दिए। ठीक है, थोड़ा इजी हो गया। तो हम देखें तो 19 तिया 57, 19 से कट जाएगा, 19 चौक 76। बोला कि वर्ष के अंत में, यहाँ पे हो क्या रहा है कि व्यापार ए स्टार्ट किया कितना के साथ? 76,000 रुपया के साथ क्या किया? व्यापार को स्टार्ट किया। लेकिन कुछ महीना बीतने के बाद तब व्यापार से कौन जुड़ा? बी जुड़ा। कितना रुपया के साथ? 57,000 रुपया के साथ। जब भी पार्टनरशिप में आपको रेशियो ले इस तरह से 0 हटा दीजिए। 0 का कोई काम नहीं यहाँ पे। जितना 0 यहाँ से हटाएंगे सेम उतना ही 0 दोनों साइड से बराबर हटेगा। 19 से काट लिया, 19 तिया 57, 19 चौक 76। तब बोला कि वर्ष के अंत में, तो एक वर्ष में 12 महीना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यापार में ए टोटल 12 महीना तक काम किया, तो उसको 12 महीना के लाभ अकॉर्डिंग मिलेगा। लाभ जो मिलेगा 12 महीना और टोटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा। क्योंकि लाभ जो होता है पार्टनरशिप में, लाभ क्या होता है? तो आप कितना इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्ट गुना टाइम, यही आपका टोटल क्या देता है? लाभ देता है। खैर पार्टनरशिप आप जब अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि पार्टनरशिप में लाभ का रेशियो कैसे बढ़ता है। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है और कितने दिनों तक है, वही आपका क्या देगा? टोटल लाभ देगा। तो यानी कि ए का इन्वेस्टमेंट 4 यूनिट है, 12 महीना तक रहा तो इतना का लाभ उसको मिलेगा। जबकि बी का इन्वेस्टमेंट 3 यूनिट है, 12 महीना नहीं रहा, 12 महीना से x महीना कम रहा और इसको लाभ को बांटा है 2:1 के रेशियो में। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं बुआ। तो 16 बटा में क्या आ गया? 12 माइनस में x, ये कितना हो गया? 2/1। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 16 बराबर में 12 दूना 24 माइनस में 2x, तो 2x बराबर में कितना आ गया? 8। इसलिए x बराबर में कितना आ जाएगा? 4 मंथ्स। यानी कि बी जो है उस कंपनी में कितना महीना के बाद जुड़ा? 4 महीना के बाद। बी जो है उस व्यापार में 4 महीने के बाद जुड़ा। इसको नोट कीजिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन एक पाई चार्ट से है। लास्ट क्वेश्चन इस बीपीएससी 63वीं का लास्ट क्वेश्चन। एक पाई चार्ट इस तरह से दे रखा है, ठीक है। ये आपका हॉकी है, ठीक है, 63 डिग्री। और फुटबॉल है 54 डिग्री। और अन्य है 21 डिग्री।
गोल्फ है 36 डिग्री, गोल्फ 36 डिग्री। टेनिस है 45 डिग्री। और यहाँ से जब देखेंगे क्रिकेट, क्रिकेट है आपका 81 डिग्री, जबकि बास्केटबॉल है कितना 50 डिग्री। तब क्वेश्चन में क्या बोला कि फुटबॉल पर क्रिकेट से कितने प्रतिशत कम व्यय किया गया। ये पाई चार्ट किसका है? व्यय का पार्ट चार्ट है। ये क्या है? व्यय का पाई चार्ट है, व्यय का पाई चार्ट। अब फुटबॉल में जब देखेंगे तो फुटबॉल कितना है? 54 डिग्री है। और क्रिकेट कितना है? 81 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना कम व्यय किया गया? तो यहाँ पे आपका 27 डिग्री कम व्यय किया गया। ठीक है, तो परसेंटेज कमी जब लेंगे, इसका ऑप्शन भी लिख देंगे 27 डिग्री। और यहाँ से क्या हो जाएगा बोलिए? 81 से ना 81 डिग्री, डिग्री ख़त्म हो गया 1/3। और 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 33:1/3% क्या किया गया? कम खर्च किया गया। इसको ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है 35%, दूसरा ऑप्शन है 29%, तीसरा ऑप्शन है 32.1/2%, चौथा ऑप्शन है 31% और पांचवा ऑप्शन है 33.1/3%। क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए कि ये कोई पाई चार्ट है कि किस खेल पे कितना खर्च हो रहा है। व्यय का चार्ट दे रखा है लेकिन डिग्री में दे रखा है। हम इसको डिग्री को परसेंटेज में चेंज कर सकते थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से डिग्री ये क्या हो गया? ख़त्म ही हो गया। तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए। फुटबॉल पे 54 डिग्री खर्च हुआ, तो क्रिकेट पे 81 डिग्री। तो क्रिकेट के रिस्पेक्ट में फुटबॉल पे कितना कम खर्च हुआ? तो 27 डिग्री, 27 डिग्री। तो कमी परसेंटेज निकालना है, तो कमी कितना? 27 डिग्री। कितना से? 81 से। डिग्री ख़त्म हो गया, 27 थी 81 हो गया 1/3। और 1/3 का मतलब क्या हो गया? 33.1/3%। इतना का क्या हुआ? कम खर्च हुआ। किस पे? फुटबॉल पे। किसके रिस्पेक्ट में? तो क्रिकेट के रिस्पेक्ट में। चलिए, तो आज का डिस्कशन का यही सेशन था BPSC 63वीं का। आप लोग हमसे जुड़े हुए रहिएगा। जो भी बंदा जुड़े हुए रहेंगे, जो भी बच्चे जुड़े हुए रहेंगे, यदि मान लिया जाए कि उनका BPSC में ठीक ठाक नंबर आता है, तो हमसे जुड़ के, हमारे YouTube चैनल से जुड़ के BPSC के मेंस का भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि मेंस में तो 72 नंबर का मैथ है, और हम प्रयास करेंगे कि आपको इतना बढ़िया से पढ़ा दें कि 72 आउट ऑफ 72 आपका नंबर्स आए। इसके लिए आपको हमसे जुड़े हुए रहना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, ताकि हम कोई नया वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट।